गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस मंत्र पाठ में हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया कि बूढ़े भगत के पास एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति बूढ़े भगत से डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को, जो कैलाशनाथ था, जिसको सर्प ने डस लिया था, यह बात बूढ़े भगत से वह बताता है। बताने के बाद चला जाता है। बुढ़िया से कहता है कि एक चिलम तंबाकू और लाओ। आज मेरा यह खबर सुनकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। आज मैं खुशी से एक चिलम और पीऊंगा। बुढ़िया उसे बता देती है कि अंगीठी के पास तंबाकू रखी हुई है। इसके बाद वह लेट जाती है। यहीं से आज का हमारा जो गद्य खंड है शुरू होता है। संकेत हमने डाल दिया। बुढ़िया यह कहकर लेटी, इसके बाद लगा हुआ है लास्ट में। सीधे हम लोग व्याख्या पर आते हैं क्योंकि पूरी बातें पहले हो चुकी हैं। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत को लेट गया। पर वह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। बुढ़िया ने यह कहकर कि तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके बाद वह लेट गई। बूढ़े ने भी, जो ताक पर एक दीपक जल रहा था, कुप्पी माने दीपक, जो दीपक जल रहा था, उस दीपक को बुझा दिया। कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, और बैठने के बाद अंततः वो क्या हो गया? लेट गया। लेकिन बूढ़े को जो है ना, शांति नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसने ये सुन लिया था कि कैलाशनाथ को सर्प ने डस लिया है। इसलिए उसकी यह बात उसके हृदय में बोझ के समान बनी हुई थी, भार बनी हुई थी, जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। थोड़ा मन उदास सा था। उसके सारे कपड़े गीले हो गए और पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे उसके मन में कोई बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा हो। उसका मन बहुत अशांत था और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके मन में बैठ गया और बार बार घर से बाहर निकलने के लिए उसे कुरेद रहा, उसे उत्साहित कर रहा कि नहीं, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बूढ़ा तो ऐसे बैठे सोच रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जो बुढ़िया थी वो सोने लगी, खर्राटे लेने लगी, सोने लगी। लेकिन बूढ़ों की एक आदत होती है, वो बातें करते करते सो जाते हैं, और अगर जरा सा खटका लग जाए तो उनकी नींद खुल जाती है। जैसे ही बूढ़े ने देखा कि बुढ़िया खर्राटे लेने लगी, अर्थात सो गई है, बूढ़े को चैन नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो आंतरिक मन है, हृदय है, वो बार बार वहां जाने के लिए उसे कुरेद रहा था, जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। अब बूढ़े ने देखा कि बुढ़िया सो गई, तो बूढ़ा धीरे से उठा, अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे दरवाजे खोले। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, जरा से खटका लगा और बुढ़िया की नींद खुल गई। बुढ़िया क्या कहती है? बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? जैसे ही बुढ़िया की नींद खुली और उसने देखा कि बूढ़ा दरवाजा खोल रहा है, तो उसने कहा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ कितनी रात है। बूढ़ा उत्तर देता है कि कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस ये देख रहा था कि अभी देख लूँ कितनी रात है। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, घड़ी है, वो देख लेते हैं। लेकिन पहले लोग चंद्रमा की ओर देख करके, उसमें कुछ तारे हैं प्रमुख रूप से, उन तारों की ओर देख करके ये अनुमान लगा लेते थे कि अभी इतनी रात हो गई है। लगभग इतना समय हुआ होगा, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग समय जान लेते थे। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। अभी बहुत रात है, सो जाओ। बुढ़िया ने कहा कि अभी बहुत रात है, अभी सो जाओ, क्या देख रहे हो बाहर, अभी सवेरा नहीं हुआ। बूढ़ा कहता नींद नहीं आती। बूढ़े ने क्या कहा?
नींद नहीं आती। तब बुढ़िया क्या कहती है, ये सुने, नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। बुढ़िया भी तंज मारते हुए कहती है कि तुम्हें नींद कहाँ आएगी, तुम्हारा मन तो कहाँ लगा हुआ है, डॉक्टर चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी ने, बूढ़ा क्या कहता है, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी की है जो वहां जाऊं, वह आकर पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। अब बूढ़े का हृदय तो कह रहा था जाने के लिए, लेकिन मन के भाव से वह बुढ़िया को सांत्वना देते हुए कहता है डॉक्टर चड्ढा ने मेरे साथ कौन सा नेक माने अच्छा, कौन सा अच्छा कार्य किया है जो मैं उसके बेटे का इलाज करने के लिए जाऊं। और अंत में कहता है कि अगर ऐसे सुनने की तो बात छोड़िए, अगर वो आकर के मेरे पैरों पर भी गिर पड़े तो भी मैं उसके बेटे का इलाज करने नहीं जाऊंगा। ऐसा किसने कहा, बूढ़े भगत ने। क्यों कह रहा था ये बात आपको पता है, क्योंकि बूढ़ा भगत अपने बेटे को लेकर के किसके पास गया था, डॉक्टर चड्ढा के पास ही गया था, किंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसके बेटे को एक निगाह देखा तक नहीं था, इसीलिए वो कह रहा। लेकिन बुढ़िया है ना, उसे भी चैन नहीं, वो जानती है कि बूढ़ा कितना भी बहाना कर ले, ये कितनी भी बातें बना ले, लेकिन ये जाएगा जरूर वहाँ। इसीलिए बुढ़िया कहती है उठे तो तुम इसी इरादे से थे। बुढ़िया कहती है टाइम का तो एक बहाना बता रहे हो कि क्या टाइम हुआ, लेकिन उठे तो तुम इसी इरादे से। किस इरादे से, डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाने के लिए। नहीं री, बूढ़ा कहता है नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूँ कि जो मुझे कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बूढ़ा फिर बातें बनाता है और कहता है, बुढ़िया कहता है अरे नहीं री, मैं इतना पागल इंसान नहीं हूँ जिसने मेरे लिए कांटे बोए हैं, जिसने मुझे दुख दिया है मैं उसके लिए सुख देने जाऊं, अर्थात उसके लिए फूल बोता फिरूं। इतनी वार्तालाप होने के बाद बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हो पर कान बाजे पर ही लगे होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, उसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। अब इतनी बूढ़े और बुढ़िया में वार्तालाप होने के बाद बुढ़िया फिर सो गई, लेकिन बूढ़े की जो अंतर आत्मा थी वह बार बार उसे वहां जाने के लिए कुरेद रही थी, उसे कहीं चैन नहीं मिल रहा था। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार कहीं पर यदि बाजे की ध्वनि सुनाई देती है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो घर पे बैठे होते लेकिन हमेशा जो कान हैं वो बाजे की ओर ही लगे रहते हैं। इसके बाद जो बूढ़ा भगत है, आज उसकी भी ऐसी ही दशा हो रही थी। वह सोना तो चाहता था, लेकिन जो हृदय है वो बार बार उस अभागे कैलाशनाथ की ओर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था, जिसके लिए एक एक का सेकंड का विलंब भी घातक सिद्ध हो रहा था। भगत ने कहा नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी एक मिनट। फिर उसने किवाड़ खोले। इतने धीरे से बुढ़िया को खबर ना हुई। बाहर निकल आया, उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या? अब बुढ़िया सो गई। इस बार बूढ़े ने दरवाजा बड़ी ही चतुराई से, बड़े ही धीरे से खोला कि बुढ़िया को बिल्कुल खबर नहीं लगी। बूढ़ा दरवाजा खोल करके बाहर निकल आया, किंतु जैसे ही बाहर निकला तो गांव का जो चौकीदार था वो गश्त लगा रहा था। उसने पूछा, भगत इस समय कहीं जा रहे हो क्या? आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है, इस समय कहीं जा रहे हो क्या? भगत ने कहा नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कै बजे होंगे। कहता है कहीं नहीं, जाना मुझे कहाँ है, बस इसलिए उठा था कि देख लूं अभी कितनी रात है। और उससे पूछते हैं भला बताओ कितना समय हुआ होगा? चौकीदार बोला 1 बजा होगा। और क्या?
अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर भीड़ लगी हुई थी। उसके लड़के का हाथ तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया। चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना 10,000 देने को तैयार है। चौकीदार ने कहा, भगत ने पूछा क्या समय हुआ होगा, तो चौकीदार ने बताया कि लगभग 1 बजा होगा। और उसने कुछ घटना बताई। उसने कहा कि अभी अभी मैं थाने से आ रहा था, डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले के पास से गुजरा तो देखा वहाँ बहुत भीड़ लगी थी। और भीड़ क्यों लगी है ये तो आप जानते ही होंगे, सुन ही लिया होगा कि डॉक्टर चड्ढा बाबू के बेटे कैलाश नाथ को सर्प ने काट लिया है। और आगे उसने बताया कि अब तक तो शायद मर भी गया होगा, लेकिन अगर तुम चले जाओ तो उस बच्चे के प्राण बच सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि मैंने सुना है 10,000 रुपए का इनाम देने की उसने घोषणा कर रखी है। भगत, मैं तो न जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे, मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। भगत कहता है, उस चौकीदार से भी कहता है कि मुझे 10,000 क्या 10 लाख भी दे तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कल अगर मर गया तो 10 लाख भोगने वाला मेरे पास कौन बैठा हुआ है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं पड़ता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते भी ही नहीं। इतनी वार्तालाप, इतनी बातचीत होने के बाद जो गांव का चौकीदार था वो चला गया। अब बूढ़े भगत ने फिर डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले की ओर चलना शुरू किया। इस समय वह इतनी तेजी से चल रहा था कि उसका दिमाग और शरीर काबू में नहीं थे। जैसे व्यक्ति नशे में होता है तो इधर उधर हिलते डुलते चलता है। वह बोलना कुछ चाहता है, उसके मुख से निकल कुछ जाता। आज बिल्कुल यही दशा किसकी थी? भगत की थी। भगत लाठी खटखट करता लपका चला जाता था। चेतना रोकती थी पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। लेखक ने बताया, भगत लाठी बूढ़ा था, खटखट करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। चेतना मन जो था उसका कहता था, नहीं भगत, तुझे नहीं जाना चाहिए। चड्ढा ने तेरे साथ कोई नेकी नहीं की। लेकिन जो अंतरात्मा है वह बार बार भगत को आगे बढ़ने के लिए ठेल रही थी, कह रही थी, नहीं भगत, तुम्हें जाना चाहिए, किसी की प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। आधा रास्ता तय कर लेने के बाद भगत अचानक रुक गया। क्यों? क्योंकि हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया इस जाड़े पाले में, मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती ना सही, 2-4 भजन ही गाता, व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा चला आया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे मेरी बला से, मेरे साथ इन्होंने कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? अभी हमने बताया था इससे पहले पैराग्राफ में कि मन कहता था कि नहीं, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो रोक रहा था। लेकिन जो उपचेतना है, हृदय, ये कह रहा था नहीं, जाना चाहिए। यही क्रिया में वो चला गया। लेकिन आधी दूर जाने पर अब हृदय पर मन हावी हो गया। भगत रुक गया और उसने कहा, मैं यहाँ क्यों जाड़े पाले में इतनी दूर भागा चला आया? मुझे नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर, भगत पर इस समय अब मन हावी था, हृदय से ऊपर था, हृदय दबा हुआ था, मन हावी था। जब मन हावी हुआ तो व्यक्ति उसके अनुसार करता है, जब हृदय हावी होता है तो व्यक्ति हृदय के अनुसार कार्य करता है। मन तो चंचल होता है, ये सही गलत का निर्णय नहीं, लेकिन हृदय जो होता है वो हमेशा हमें सही रास्ते पर ही ले जाता है। तो आधी रास्ते पर चला आया, रुक गया। अब जब मन हावी हुआ तो रुक गया, विचार करने लगा, मैं क्यों यहाँ जाड़े पाले में इतनी दूर भागा चला आया?
मुझे नहीं आना चाहिए था, आराम से सोना चाहिए था। अगर नींद नहीं आ रही थी तो ना आती, 2-4 भजन ही गा लेता। मैं बेकार में यहाँ दौड़ा चला आया। संसार में जाने कितने लोग मरते हैं और जीते हैं, किसी के मरने जीने से मुझे क्या परवाह है। मैं क्यों यहाँ चला आया, चड्ढा ने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। ये सारी बातें वह खड़े होकर के विचार विमर्श करने लगा। इसके बाद शेष जो बचा हुआ है उसको हम कल पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।